स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे अपनी 10th क्लास साइंस में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका है अम्ल, क्षार तथा लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार तथा लवण ये हमारे दैनिक जीवन में हम इनसे पर डे अपने यूज में इनको लेते रहते हैं। अम्ल को प्राचीन काल से ही खट्टे पदार्थों के रूप में माना जाता है, और क्षार जो होते हैं इनका जो स्वाद होता है वो, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा बकठाता है एक तरीके से। अ, दूसरी तरफ जो लवण लवण ये वो पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जैसे इस लवण का उदाहरण नमक भी हम ले सकते हैं। तो देखते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अम्ल। अम्ल की एक सामान्य तौर पर क्या पहचान हो सकती है? अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी अगर सामान्य तौर पर आपको कोई चीज दी जाए और कहा जाए ये अम्ल है या क्षार है, तो आप अगर चख सकते हैं उसे, तो चखकर आप बता सकते हैं कि ये अम्ल है यदि उसका स्वाद खट्टा है, जैसे कि नींबू, इमली इत्यादि। आप चूंकि एग्जाम में आपसे आस्क करेंगे कि अम्ल की परिभाषा आप लिखिए, तब आपको क्या लिखना होगा? आप लिखेंगे आर्हेनियस, जो कि साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस के अनुसार जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। बहुत ही सरल डेफिनेशन है। क्या है? आर्हेनियस के अनुसार जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। और ये जो सिद्धांत था, जिसके आधार पर जिसके आधार पर आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा दी, यह था आयनन सिद्धांत। आयनन सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था 1884 में। आप अपने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको 1884 याद कर सकते हैं। अब इसको आप, ये डेफिनेशन के बाद में आप एक रिएक्शन है उसे आप राइट कर देंगे। क्या रिएक्शन आप लिख देंगे? कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये क्या है? ये अम्ल है। तो कैसे पता चलेगा? भाई, इसका जब आयनन होता है, आयनन के बाद में यह हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में विभक्त हो जाता है, यानी बट जाता है। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक पदार्थ जो है वो क्या है? यह अम्ल है। ठीक है, लेकिन अभी डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती है। क्या हम देखते हैं? किंतु हाइड्रोजन आयन जल में हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है। अब यह भी एक स्थिति होती है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है यह जल में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अतः हम क्या डेफिनेशन बता सकते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो कैसे लिख देंगे इसकी रिएक्शन को? HCl प्लस H2O इक्वल टू H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा को हमने स्पष्ट कर लिया। फिर एक बार देख लेते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, किंतु हाइड्रोजन आयन जल में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये दोनों रिएक्शन आप नोट कर देना, और आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अम्ल के डेफिनेशन के लिए पूरे में पूरे मार्क्स निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम लोग कुछ और अम्ल देख लेते हैं, जैसे HNO3, यानी HNO3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं अम्ल के। HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COH, एस्टिक एसिड। ये वही एस्टिक एसिड है जिसे हम सिरका भी बोलते हैं। अम्ल के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे क्षार। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं,
क्षार कहलाते हैं। आप सरल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वे क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका अपघटन करते हैं, जब इसका जलीय अपघटन होता है, तब क्या प्राप्त होता है हमें? Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। OH निगेटिव यही हाइड्रोक्सिल आयन होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, NH4OH, तो जब इसका अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है? NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो ये आपके क्षार थे। अम्ल और क्षार दोनों की परिभाषा अब आपने समझ ली है। अब आपके एग्जाम में आस्क करते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम अम्ल और क्षार इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आप देखते हैं, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें लवण प्राप्त होता है, अर्थात जब हम किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है। आप ये एग्जांपल लर्न कर लेना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, आप खूब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। इसकी जब अभिक्रिया NaOH से होती है तो हमें NaCl प्राप्त होता है, जो कि एक लवण है, और वाटर इसमें रिलीज होता है। तो इस प्रकार आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया को देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। आप, और नेक्स्ट स्टडी जब करेंगे हम लोग, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एक बार फिर आप उनको अपने आप रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है भाई? पीएच स्केल यहां पर पी एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसे पुषांश कहते हैं। इसका अर्थ होता है शक्ति, यानी किस चीज की शक्ति? हाइड्रोजन आयन की। यानी हम पीएच स्केल के द्वारा यह पता लगा पाते हैं कि दिया हुआ पदार्थ है वह कितना प्रबल अम्ल है और कितना प्रबल क्षार है। तो पीएच स्केल की परिभाषा ऐसे आप कर सकते हो, इसके द्वारा विलयन की H3O पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। यानी हम पीएच स्केल की मदद से ये समझ पाते हैं कि कोई अम्ल प्रबल अम्ल है और कोई क्षार प्रबल क्षार है, या कोई पदार्थ उदासीन है। अर्थात जो पीएच स्केल होती है ये ऐसी स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक की मार्किंग होती है। इसमें जिसका पीएच मान 0 होता है वह प्रबल अम्ल होता है, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है उसकी अम्लता घटती जाती है, और 7 नंबर पर आकर वह विलयन कैसा हो जाएगा? वह पदार्थ कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और मैक्सिमम 14 होती है, और जिसकी पीएच वैल्यू 14 होती है वह प्रबल क्षार होता है। उदाहरण के तौर पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनकी पीएच वैल्यू हमें ज्ञात होती है, जैसे कि जठर रस, ये जो पाचक रस होता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 1.2 है। यानी ये कितना है? 0 से थोड़ा ज्यादा है। तो ये कैसा हुआ? ये एक प्रबल अम्ल की सीमा में आता है। नींबू भी इसी प्रकार है, 2.2, या भी एक अम्लीय है। और जो शुद्ध जल होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7 है, यानी ये उदासीन होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है, यानी ये कैसा होता है? यह प्रबल क्षार होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। और पीएच स्केल के डेफिनेशन के साथ में हमें यह भी जानना जरूरी है कि पीएच वैल्यू हमें जानना क्यों जरूरी होता है। देखो, ऐसा होता है कि कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में कितनी मात्रा में अम्लीय होना चाहिए और कितनी मात्रा में क्षारीय होना चाहिए, इसका निर्धारण बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि अगर हमारी सलाइवा और यानी हमारी जो माउथ कैविटी है, अगर इसकी अम्लता और क्षारीयता डिस्टर्ब होती है तो इसका सीधा असर हमारे टीथ पर पड़ सकता है। उसी प्रकार जहां जठर रस होता है स्टमक के अंदर, अगर यहाँ पर की पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाए तो यहाँ पर पाचन क्रिया पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार कुछ पौधों के बीज ऐसे होते हैं जो एक निश्चित अम्लीय और क्षारीय सीमा में ही वो अंकुरित हो पाते हैं। अर्थात बीजों के अंकुरण के लिए भी पीएच वैल्यू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। कुछ साल्ट हैं जिनको स्टडी करना है, आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे, एक क्षार है, एक आपका साल्ट है। कौन सा साल्ट है आपका? आपका साल्ट है विरंजक चूर्ण। कौन सा साल्ट है? विरंजक चूर्ण। एक बार और नाम पढ़िए, विरंजक चूर्ण। इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान से साथ में आप बार बार बोलते रहिए अपने मन में, आपको लर्न हो जाएगा। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हम विरंजक चूर्ण, इसका केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल नेम तो समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसके निर्माण की विधि क्या है? जब बुझा चूना को क्लोरीन के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या रिएक्शन होती है? बुझा चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 यानी क्लोरीन से अपक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस वाटर। यह इसके निर्माण की समीकरण थी। अब हम लोग आगे कुछ और बात को देखते हैं। आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकते हैं कि विरंजक चूर्ण के भौतिक गुणों के बारे में लिखें। तो विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण कौन से होते हैं? विरंजक चूर्ण जो होता है ये कैसा होता है? यह हल्का पीले रंग का होता है। और यदि विरंजक चूर्ण को हम पानी में मिला दें तो यह पानी को कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। अब हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक गुण। कुछ रिएक्शंस हैं, अपक्रियाएं हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अगर हम विरंजक चूर्ण को गर्म कर दें तो गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन हमें ये प्रदान कर देता है। तो क्या रिएक्शन रहेगी आपकी? 2CaOCl2 इक्वल टू 2CaCl2 प्लस O2। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ऑक्सीकारक गुण। जो विरंजक चूर्ण होता है इसमें ऑक्सीकारक गुण भी होता है। क्या होता है? यह अपक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है और ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में बदल देता है। तो कैसे ये रिएक्शन होती है याद कर लेना है आपको। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है प्लस 2CH3COOH अम्लीय माध्यम की बात थी तो ये एक अम्लीय अम्ल हो गया। इसमें जब सोडियम पोटेशियम आयोडाइड की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? CH3COO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एस्टेट प्लस 2KCl यानी 2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन दिखने में थोड़ी बड़ी लग सकती है आपको, बट इसको आप 2-3 टाइम प्रैक्टिस कर लेना लिखकर, आपको ये रिएक्शन लर्न हो जाएगी। तो विरंजक चूर्ण में अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं। विरंजक जो चूर्ण होता है इसका उपयोग किसमें होता है? वस्त्र उद्योग में होता है और पेयजल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। साथ में आप और भी लिख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप इसी प्रकार इस चैप्टर को 1-2 बार और रिवाइज करते रहना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर से रिलेटेड हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और साल्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे।